आईपीओ लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2024 का ही नहीं बल्कि आज तक का इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ हुंडई मोटर्स लेकर के आ रही है। 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल रहेगा। तो क्या पीछे वाले आईपीओज की तरह ये आईपीओ भी इन्वेस्टर्स को मालामाल कर पाएगा? इसी बात का डेटा पॉइंट्स के आधार पर एनालिसिस करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि हुंडई मोटर्स का आईपीओ कितना रिटर्न दे सकता है, और साथ ही साथ हुंडई मोटर्स का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स के साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि क्या हुंडई मोटर्स का वैल्यूएशन दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले महंगा है या सस्ता। तो इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं। मेरा नाम है अश्विनी कुमार शर्मा। हुंडई मोटर्स जो कि साउथ कोरियन कंपनी है, वो अपनी इंडियन सब्सिडियरी यानी हुंडई मोटर्स इंडिया का आईपीओ लेकर के आ रही है। ये आईपीओ प्योरली ऑफर फॉर सेल है और इंडिया की हिस्ट्री का बिगेस्ट आईपीओ है। लगभग 27,870 करोड़ रुपए का ये इश्यू है, और इस आईपीओ में कंपनी कोई भी नया शेयर इश्यू नहीं करेगी, यानी कि ये पूरी जो रकम है ये ऑफर फॉर सेल होगी। प्रमोटर अपने कोटे का अपना हिस्सेदारी बेचेंगे और ये सारी रकम प्रमोटर्स के पास जाएगी, यानी ये रकम कंपनी के ग्रोथ के लिए काम नहीं आएगी। बट दैट इज एंटायरली डिफरेंट मैटर। वी आर हैविंग ए पीस इन इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 1865 से लेकर के 1960 रुपए रखा है। मिनिमम रिटेल एप्लीकेशन 7 शेयरों की है। स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन की बात करें तो मिनिमम 105 शेयर अप्लाई करने होंगे, और बिग एचएनआई की बात करें तो 511 शेयर मिनिमम अप्लाई करने होंगे। कंपनी ने इस आईपीओ में 186 रुपए पर शेयर का अपने एम्प्लॉइज के लिए डिस्काउंट भी रखा है स्पेशली, यानी कि जो हुंडई कंपनी में काम करते हैं वो एम्प्लॉइज अगर अपने नाम से शेयर अप्लाई करेंगे तो उनको एम्प्लॉय कोटे में 186 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट भी मिलेगा। अब हम कंपनी के स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में नंबर 2 कंपनी है, यानी मारुति के बाद सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है वो हुंडई कंपनी के पास है। बेसिकली इंडिया में अगर सिर्फ पैसेंजर प्ले की बात करें तो 2 ही कंपनियां, मारुति और हुंडई, बिकॉज टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने सेगमेंट हैं वो कॉमर्शियल व्हीकल में भी काफी जगह फैला के रखे हुए हैं। इसी कारण उन दोनों का कंपैरिजन इन दोनों पैसेंजर व्हीकल की कंपनी के साथ नहीं हो सकता। ये बात ठीक है कि जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बूम में आती है तो सारी कंपनियां ही अच्छी करती हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर। प्योर प्ले पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो सिर्फ मारुति और हुंडई कंपनी में ही कंपटीशन होता है। अब अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो मारुति का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ है, और अपर बैंड के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1.5 लाख करोड़ के ऊपर हुंडई का मार्केट वैल्यूएशन बैठेगा। ये वैल्यूएशन वैसे तो बिल्कुल ठीक समझ में आता है, क्योंकि जहां हुंडई ने पिछले साल 6,000 करोड़ रुपए कमाए थे और मारुति ने लगभग 12,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्लॉक किया था। बट दैट इज नॉट मैटर। एक्चुअली मारुति जिस साइज पे पहुंच गया ना, उस साइज से मारुति का ग्रोथ करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मारुति इंडिया में एक पैसेंजर व्हीकल का सिनोनिमस बन गया है। और जब आप इतने बड़े हो जाते हैं कि आप ही मार्केट बन जाते हैं, तो दैट मीन्स अदर देन मार्केट की ग्रोथ आपके पास एक्स्ट्रा मार्केट कैप्चर करने के लिए कुछ बच नहीं जाता। हमने बैंकिंग इंडस्ट्री में भी देखा है और भी दूसरी इंडस्ट्रीज में हमने देखा है जहां एचडीएफसी बैंक को भी ग्रोथ की प्रॉब्लम्स हमने फेस करी, क्योंकि मार्केट लीडर जब इतना बड़ा हो गया। हौजरी सेगमेंट में बात करें तो जब एक लेवल के ऊपर पेज इंडस्ट्री इतना बड़ा हो गया था, तो एक्चुअली लग्जरी इनरवियर मार्केट में पेज इंडस्ट्री ही मार्केट बन गया था। टूथपेस्ट की बात करें तो हम कॉलगेट एक्चुअली मार्केट ग्रोथ जितनी हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ जितनी हो रही है, उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता, और वही बात मारुति के साथ भी लागू होती है। अभी हुंडई सेकंड नंबर पे है, यानी कि हुंडई के पास मार्केट कैप्चर करने की गुंजाइश मारुति से थोड़ी ज्यादा है। इसके अलावा हम टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 3.5 लाख 4 लाख करोड़ के आसपास बैठता है, लेकिन उन कंपनियों ने अपने सेगमेंट वाइज बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंगली थोड़ा कर्जा ले रखा है। लेकिन मारुति और हुंडई दोनों ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनीज हैं। अब हम प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो स्लाइटली हुंडई का वैल्यूएशन मारुति के कंपैरेटिवली थोड़ा चीपर है, यानी कि जहां मारुति का शेयर 29 के पीई पे मार्केट पे अभी ट्रेड हो रहा है, हुंडई का वैल्यूएशन अगर हम अपर प्राइस बैंड के ऊपर देखेंगे तो लगभग 26.5 के पीई पे ट्रेड हो रहा है। ये हम फॉरवर्ड पीई ले रहे हैं, मतलब कंप्लीट 2024 का जो अर्निंग एस्टिमेट हम निकाल के उसके बाद कर रहे हैं पिछली ग्रोथ के अकॉर्डिंगली। हुंडई ने पिछले साल प्रॉफिट में लगभग 28% की तेजी दिखाई थी, और रेवेन्यू में भी हुंडई ने लगभग 16% की ग्रोथ दर्ज की थी।
जो कि कंपैरेटिवली मारुति से कहीं ज्यादा बेटर है। इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो हुंडई का वैल्यूएशन बेटर है मारुति के कंपैरिजन में। अब हम टाटा मोटर्स और महिंद्रा की वैल्यूएशन को इस पिक्चर में ही नहीं ले रहे, क्योंकि बेसिकली उनके सेगमेंट्स और हुंडई और मारुति के सेगमेंट्स दोनों अलग हैं। ये तो हुई इस आईपीओ के स्ट्रेंथ की बात। अब हम आईपीओ की वीकनेस के ऊपर बात कर लेते हैं। बेसिकली हर कंपनी ये चाहती है कि उसको अपनी कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव बात है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक सिक्लिकल बिजनेस है, यानी ये कभी तेजी दिखाता है, कभी मंदी दिखाता है। ये ऑब्वियसली कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी आता है, लेकिन फिर भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्चुअली इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्लिकल इंडस्ट्री है। इसका मतलब ये होता है कि इस इंडस्ट्री में कभी तेजी आती है, कभी मंदी आती है। और अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अच्छी बूम कर रही है पिछले 3-4 साल से। इस वजह से हुंडई प्रीमियम वैल्यूएशन भी चार्ज करना चाहती है। इसीलिए अगर हम वैल्यूएशन के पॉइंट से बात करें तो ये बुल मार्केट में ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल है, कंपनी डिमांड कर सकती है। लेकिन जब मंदी का मार्केट आता है तो ये वैल्यूएशन सस्टेन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली दूसरे पीयर्स के मुकाबले ये वैल्यूएशन बेटर हैं। और जनरली जब कंपनियां आती हैं मार्केट में, नई लिस्ट होती है, तो वो लिस्टेड प्लेयर्स के मुकाबले काफी ज्यादा वैल्यूएशन डिमांड करती है। लेकिन कंपनी ने इस आईपीओ का साइज देखते हुए अपनी वैल्यूएशन रीजनेबल ही रखी है। इस आईपीओ के साथ में सबसे बड़ा इश्यू अगर हम देखेंगे तो वो है इस आईपीओ का साइज। बेसिकली जब 27-28 हजार करोड़ का आईपीओ साइज आता है तो एक्चुअली ये पूरा आईपीओ मार्केट की लिक्विडिटी सक कर लेता है, पूरी लिक्विडिटी को चूस लेता है। इस वजह से जब सारे लोग आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो उनको अलॉटमेंट आने का चांसेस काफी ज्यादा रहेगा। और अलॉटमेंट आने के चांसेस जब काफी ज्यादा रहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हर आदमी के पास में शेयर आ जाएगा। और जब हर आदमी के पास शेयर होता है तो उस शेयर का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब शेयर में स्केर्सिटी नहीं है, डिमांड नहीं है, शॉर्टेज नहीं है शेयर की, तो उसका चलना मार्केट पर डिपेंड कर देता है, ना कि डिमांड सप्लाई के गेम के ऊपर। और ये बात हमें ग्रे मार्केट के प्रीमियम में भी दिख रही है साफ साफ। अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम सिर्फ 150 रुपए दिखा रहा है। ऑब्वियसली अभी आईपीओ की डेट्स थोड़ी दूर है, ये ग्रे मार्केट का प्रीमियम काफी तेजी से ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो सिर्फ 7-8% का ग्रे मार्केट प्रीमियम ये दर्शा रहा है कि वैल्यूएशंस भले ही ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो, लेकिन साइज को देखते हुए इसकी लिस्टिंग बहुत ज्यादा बम्पर लिस्टिंग होने की उम्मीद हम नहीं कर सकते। और इस तरीके की जब इतनी बड़ी साइज के आईपीओ आते हैं तो हमें भी एज ए इन्वेस्टर हमारी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा लोअर रखना चाहिए। बिकॉज किसी भी सूरत में जहां अभी 7% का हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है तो 20-25% से ज्यादा का ग्रे मार्केट प्रीमियम जाना बहुत मुश्किल होता है। और 1.5 लाख करोड़ की मार्केट साइज होने के बाद में वैसे भी शेयर का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने पीछे भी देखा, अभी लेटेस्ट में जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था उसके बाद भी उसका चलना मुश्किल हुआ था। पीछे टाटा टेक्नोलॉजीज का आया था, उसका चलना भी मुश्किल हुआ था। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब भी मार्केट में इतने बड़े साइज का आईपीओ आता है तो वो मार्केट की लिक्विडिटी ले लेता है और एक बार के लिए मार्केट रुक जाता है, ठंडा हो जाता है और देखता है बेसिकली ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की ट्रेंड किधर जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली फिर धीरे धीरे चलता है। लेकिन ये आईपीओ ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके इस आईपीओ को ले लिया जाए। अगर हम हमारी एक्सपेक्टेशन लोअर रख करके अगर हम आईपीओ में लगाना चाहते हैं तो इट इज अ गुड आईपीओ, क्योंकि काफी लोगों को अलॉटमेंट आएगा। पीछे आने वाले काफी सारे आईपीओ में प्रॉब्लम ये थी कि उनमें अलॉटमेंट नहीं आ रहा था, क्योंकि आईपीओ की साइज बहुत छोटी थी। बजाज हाउसिंग में भी हमने देखा था 6,500 करोड़ की आईपीओ साइज थी। तो उस टाइम एप्लीकेशंस काफी ज्यादा आई थी, बिकॉज उसकी वैल्यूएशन इस तरीके की वैल्यूएशन थी कि वो एक आंख बंद करके परचेज करने वाली वैल्यूएशन थी। क्योंकि दूसरे हाउसिंग प्लेयर्स की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ी बम्पर लिस्टिंग की हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन एक रीजनेबल लिस्टिंग की हम उम्मीद कर सकते हैं अगर मार्केट में कोई अबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई तो। बिकॉज मार्केट का सेंटीमेंट पिछले 1 महीने से काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है, विक्स भी काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। बिकॉज हम रात दिन देखते हैं कि कभी मिडिल ईस्ट का कोई टेंशन आ जाता है, कभी कोई यूक्रेन वॉर आ जाता है, कभी कोई जियोपॉलिटिकल और टेंशन आ जाती है। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन को भी लिमिटेड रख के हमें अप्लाई करना चाहिए अगर हम चाहते हैं तो। वी शुड रिकमेंड टू अवॉइड दिस आईपीओ। और ज्यादा बेटर है कि जब लिस्ट हो जाए मार्केट में शेयर, उसके बाद अगर कभी कोई गिरावट में हमें शेयर मिलता है तो हमें लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका नजरिया बहुत लंबा है, लॉन्ग टर्म नजरिया है, तो आप आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको बड़ी क्वांटिटी लेनी है तो आप आईपीओ से ही ले सकते हैं। बाजार से एक लंबी क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपका अभी भी कोई सवाल रह गया तो आप कमेंट में हमें लिख के पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।